आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीएस का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस ईयर देखें, उसके बेसिस पे जिस भी तरह का क्वेश्चन आने की संभावना होगी जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुकी है, तो उस तरह के जीके का क्वेश्चन जो है आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जो कि टोटल आपके एग्ज़ाम में जो 50 और 25 साइंस का क्वेश्चन आने वाला है, उस मिला के टोटल 75 होता है, लेकिन यहाँ 5-10 क्वेश्चन बढ़ा के यानी 80-85 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सारे के क्वेश्चन जो भी लिया गया है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसीलिए तो चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें होती थी वो किससे बनी होती थी? तो सेलखरी से। तो ध्यान में रखिएगा, सेलखरी एक पत्थर होता था, उसी से ज़्यादातर मोहरें वहाँ की बनी होती थी सिंधु घाटी का। तो सेलखरी हो जाएगी सही जवाब इसका। और अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के सबसे जो टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर हुए, और सबसे आखिरी जो थे वो महावीर स्वामी थे। और इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो ऋषभदेव थे। लेकिन इसमें पूछा रहा है 23वां, तो 23वां कौन थे? वो पार्श्वनाथ 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। 23वें पूछा है ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन कि भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कौन था? तो एक ये जर्मनी का क्रांतिकारी कह लीजिए, क्योंकि इन्होंने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। तो इसीलिए बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह भारत में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भारत का कहीं ना कहीं एकीकरण में अहम रोल निभाया था, क्योंकि आज़ादी से पहले जो इंडिया था वो 550 से भी ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। तो आज़ादी के बाद उसको मतलब एक साथ करने का जो काम किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें काफ़ी मतलब अहम योगदान था। तो इसीलिए भारत का जो बिस्मार्क है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक संज्ञा दी गई कि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन है कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो नील की खेती यानी नील की खेती ये जो बिहार के चंपारण में हुई थी, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। और किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। और ये इसको 3 कट्ठा पद्धति भी कहते हैं, कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा में नील की खेती करना आवश्यक था। तो इस तरह की पद्धति के खिलाफ जहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो कब हुई थी? तो 1917 में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? प्रेसिडेंसी शहर क्या होता था अंग्रेज के टाइम में? जहाँ उसका डायरेक्ट रोल हो, अंग्रेजों का जहाँ डायरेक्ट रोल हो। उस कॉन्सेप्ट पे मतलब सिमिलर तो नहीं, बट वैसा ही आज केंद्र शासित प्रदेश, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो केंद्र के डायरेक्ट नियंत्रण में होती है। तो उसी तरह जो अंग्रेज़ों के डायरेक्ट नियंत्रण में थे, तो ऐसे कौन कौन से जगह थे? तो बम्बई, बंगाल और मद्रास, ये तीनों ऐसे जगह थे जिसको प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था। यहाँ अंग्रेज़ों का सीधा शासन होता था, बम्बई, बंगाल, मद्रास। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम 1897 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो स्वतंत्रता संग्राम 1897 का जो सिपाही विद्रोह है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। इसीलिए इसका सही जवाब होगा मेरठ, क्योंकि ये मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय 1897 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे, गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। क्योंकि इसका कार्यकाल देखिएगा तो वो 1800 कुछ से था, मतलब 1856 से लेके 57 में हुई थी ना, 1856 से लेके 1862 तक था। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और इस समय इससे क्वेश्चन एक और पूछेगा कि ताज का शासन किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो वो मतलब क्रांति खत्म हुई थी तो उसके बाद ताज का शासन ला दिया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में, क्योंकि इनका 56 से 62 के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक का राज के शासनकाल को कहा जाता है? तो फ्रांस में जो आतंक का शासनकाल, आतंक का राज, ये रॉबस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज्य का, क्योंकि ये काफ़ी क्रूर शासक थे, इसलिए इसको आतंक का राज कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनीज़ के प्रमुख नेता कौन थे? तो कह रहा कि चाइना में जब रेवोल्यूशन हो रही थी तो उस समय वहाँ के नेता कौन थे? तो वो थे माओ जेडोंग। ये काफ़ी वहाँ के, मतलब जैसे अपने यहाँ गांधी जी है ना, कि क्रांतिकारी के समय काफ़ी मतलब योगदान दिया था, उसी तरह ये माओ जेडोंग वहाँ के नेता, प्रमुख नेता थे
जो कि चाइनीज रेवोल्यूशन के समय एक्टिव थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा जो है भारत राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है उसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाई गई थी संविधान सभा द्वारा। और इसको बनाया किसने? ये जो आप तिरंगा देखता है, इसको तिरंगा जो देखते हैं इसको सबसे पहले क्वेश्चन ने बनाया था तो पिंगली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इनको इनकी अभिकल्पना यानी इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि थे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक अखंडता। 3 शब्द जो थे ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। इसीलिए इसको इस समय जो है 42वां संविधान संशोधन था, संविधान में मेजर चेंज हुआ था। इसी समय आगे शायद क्वेश्चन भी आई थिंक होगी कि मौलिक कर्तव्यों को भी इसी समय जोड़ा गया था और प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और ये कब हुई थी? तो 1976 में। तो इसी समय 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना में। और ये तीनों शब्द ध्यान में रखिएगा, कई बार वो ऑप्शन में देके पूछेगा कौन कौन से शब्द जुड़ी थी। तो धर्मनिरपेक्ष, जिसको कि पंथ निरपेक्ष कहिएगा, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये तीनों शब्द जो है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का, ये हमारे संविधान में फ्रांस से लिया गया है। तो सही जवाब होगा फ्रांस, क्योंकि जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारे देश का जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं कई सारा देशों का मिक्सचर है, जो भी चीज़ें जहाँ से अच्छा लगे उसको लिया गया है। तो इसीलिए ये सब फ्रांस से लिया गया था। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो कौन सी मतलब जैसे 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, तो उसमें से कौन सी नहीं है? तो नेपाली भले लग रहा हो कि फॉरेन, लेकिन ये भी 22 भाषाओं में वर्णन है, बट अंग्रेजी का नहीं है। अंग्रेजी और एक राजस्थानी, ये दोनों को ध्यान में रखिएगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही दोनों ऑप्शन देके पूछता है। तो राजस्थानी भी नहीं है और अंग्रेजी भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। 22वीं अनुसूची ये 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं में अंग्रेजी और एक राजस्थानी ध्यान रख लीजिएगा नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो हाँ, तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, द्वारा ही शामिल किया गया कि नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति। तो और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल यानी जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। तो अभी 28 राज्यों में जो है टोटल 6 राज्य में ही इस तरह की व्यवस्था है, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, महाराष्ट्र भी आता है, कर्नाटक भी है, और बिहार, उत्तर प्रदेश तो हो गया, महाराष्ट्र 3 और कर्नाटक 4, 2 राज्य और है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, बट तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है होगा तमिलनाडु में नहीं। इस 6 स्टेट को याद रख लीजिए, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन देके पूछ सकता है आपसे। तो 6 राज्यों को ध्यान में रखिएगा तो बाकी का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। तो इसका सही जवाब होगा 250 हो सकती है। और लोकसभा का 550 अधिकतम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का कब संवैधानिक बनी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ट्रायल के लिए तो बहुत पहले 1959 में आई थिंक लागू हुई थी, बट ये संवैधानिक रूप जो है इसको 1992 में दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको जो संवैधानिक रूप दिया गया वो 1992 में दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। और इसको पहली बार जो है प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कहाँ से पहली बार कहाँ इसको लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या ये 250, ये तो देख लिए। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
और लोकसभा में पहले 2 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था, बट उसको 2019 या 20 का 3 संशोधन में हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन का जो था वो हटा दिया गया, बट राज्यसभा में आज भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब यानी किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये भारत में 1993 में स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1993 में, 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है, यानी सार्वजनिक आपूर्ति जल प्रणाली का परिभाषा क्या दिया गया कि 25 या 25 से अधिक मकान जो और उनको वर्ष में 120 दिन से अधिक पानी उपलब्ध कराता हो। तो जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि 25 या 25 से अधिक मकानों को वर्ष में 120 दिन से अधिक अगर जल की आपूर्ति कराता है तो उसी को सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली का कहा गया है उसी को। तो ये रहा आपका। जिस भी क्वेश्चन का सब आंसर आप लोग जानते होंगे, कोशिश कीजिएगा पहले आंसर देने का, बाकी साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। उससे क्या होगा कि आपको रिकॉल करने की हैबिट होगी, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रख पाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह, ये तो सबसे आसान है कि नीला ग्रह जो है हमारे पृथ्वी को भी कहा जाता है, क्योंकि 71% पानी पृथ्वी पे है, तो इसी वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को कहा जाता है। और इसमें एक मिनट यार, इसमें बस एक याद रख सकते हैं कि नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सही मेल नहीं है? तो ये शहर दिया गया औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि सेलम ये तमिलनाडु के, हाँ आई थिंक तमिलनाडु राज्य में पड़ती है, तमिलनाडु के राज्य में, जो कि भारत में। तो उसी तरह बोल रहा है कि कौन सही नहीं है, एक मिनट, हाँ तो उसी तरह शहर बोल रहा है। तो ओसाका, ये भी जापान में, ओसाका जापान में ही पड़ती है। लंका शायद ये भी ब्रिटेन में पड़ती है, लेकिन बर्मिंघम जो ये फ्रांस में नहीं पड़ती है। तो ये नहीं होगा, इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि ये बर्मिंघम जो है ये फ्रांस का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही था कि अगर आप सर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको उतना लोड नहीं लेना, छोड़ देना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने के लिए भी होते हैं, कहीं ना एग्जाम में आया होगा इसलिए डाला गया है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, ऐसी क्या कहेंगे, जो इस तरह का अति होता है इसको क्या कहते हैं? तो प्रस्वेदन कहा जाता है। जो प्रस्वेदन को आई थिंक इंग्लिश में जो है ट्रांसपीरेशन कहते हैं। प्रस्वेदन कोई पदार्थ जो वायुमंडल की नमी सोखता है, इसी वजह से बारिश हो पाती है, इसी क्रिया के द्वारा, प्रस्वेदन। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई ये किससे है? तो पेट्रोलियम से है। तो सही जवाब है हो जाएगा पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन है, ये मुंबई है जो कि अरब सागर में है, पेट्रोलियम के लिए आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। तो सही इसका जवाब होगा लाल सागर से जोड़ती है भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पे बनी हुई है। एक मिनट, ये जो है ये आपका कृष्णा नदी पे बनी हुई है। और कौन सी राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में पड़ती है, तेलंगाना में पड़ती है। तेलंगाना जो है उस राज्य में पड़ती है और कृष्णा नदी पे है। इसमें 2 चीज़, परियोजना वाला लिस्ट जो है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वो किस नदी पे बनी हुई है और जो है वो किस राज्य में पड़ती है, ये 2 चीज़ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना जो है ये मयूराक्षी नदी पे ही बनी हुई है। ये ध्यान रखिएगा कि मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी कुछ परियोजनाएं जो उसके नदी के नाम पे ही रखी गई है, तो आपको याद रखने में आसान होगा। तो ये मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है और पश्चिम बंगाल में पड़ती है। तो आपको इसमें नदी ना पूछ के जगह पूछें तो पश्चिम बंगाल में पड़ती है, तो सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जो विषुवत वनों से संबंधित नहीं है। तो अकेसिया जो, अकेसिया को आई थिंक अपने तरफ बबूल बोलते हैं, बबूल को ये कहा जाता है इसको, बबूल का देखे होंगे आप तो बहुत कम बचा है बिहार तरफ देखिएगा तो। बट ये जो है सूखी स्थान मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो बबूल हो जाएगा इसका
कि विषुवत रेखीय वर्ण से संबंधित नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय से। अगले सवाल देखते हैं, आगे PDF खोलते हैं। एक मिनट रीएडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो बागान में जो फसल उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको रोपण खेती कहते हैं। रोपण खेती में जैसे रोपण खेती में क्या आएगा, चाय कॉफ़ी हो गया, काजू रबर केला यही वगैरह। बागान खेती में जो मतलब बागान की तरह, जैसे केला देखिएगा तो वहाँ पे अगर एक बार केला किसी खेत में लगाते हैं तो मतलब 2-3 साल के लिए वो आपका केला वाला खेती हो गया, तो एक तरह से बागान की तरह, तो वो रोपण कृषि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो आई थिंक आवाज़ अच्छे से जा रही होगी, कोई इशू नहीं होगा। तो दुनिया में भी मतलब सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता पूछ रहा है, तो भारत जो है मक्का का सबसे बड़ा है। तो सही ध्यान में रखिएगा कि मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत ही है, तो मक्का हो जाएगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे अधिकतम पूछ रहा है, अधिक, तो पहले नंबर पे तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत आ गया है, सेकंड पे चीन और थर्ड पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है। तो CSO का मुख्य कार्य, इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आई थिंक आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें भी इस तरह ये क्वेश्चन था आई थिंक कि CSO का मुख्यालय, उसमें मुख्यालय पूछ दिया था कहाँ है, तो इसमें नहीं, इसमें भी पूछा था मुख्य कार्य क्या होता। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करना, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना CSO ही करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन इकट्ठा करता है या राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो CSO द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी। तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता यानी कि एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में चेंज करना, उसी को परिवर्तनीयता कहते हैं। तो ये इसके लिए जो है तारापुर समिति बनाई गई थी। ये आई थिंक 90 के दशक में बनाया गया था, 19 के दशक में तारापुर समिति। और उसके बाद भारत में भी जो है खाते की परिवर्तनीयता लागू की गई थी, यानी करेंसी चेंज का जो सिस्टम है वो लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि जैसे रेलवे की टोटल जो है ना आई थिंक 18 मंडल मतलब जोन में बटा हुआ है। टोटल रेलवे जो है हमारे इंडिया का वो 18 जोन में बटा हुआ है। तो बोल रहा है कि उत्तर मध्य में नहीं है, कौन नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कोटक मंडल। कोटक मंडल जो है ना, कोटक मंडल आप देख रहे होंगे, कोटा मंडल, कोटा मंडल, ये जो कोटा मंडल है ये पश्चिम मध्य रेल का हिस्सा है, ये उत्तर मध्य का नहीं। तो ये अगर शहर याद है तो आप टिक कर सकते हैं, वरना इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि कौन से हर एक सिटी को याद रखना है, ऐसा नहीं। ये हो सकता है कि आई थिंक कोटा मंडल पश्चिम उत्तर क्या पश्चिम मध्य रेल का हिस्सा है ये। अगला क्वेश्चन है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया। बोल रहा है कि चार्ल्स डार्विन ये एक फेमस वैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन के हैं आई थिंक, ब्रिटेन के। ये जीवों के कैसे विकास हुआ, जीव मतलब जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ, तो उसी तरह ये मतलब जीवों के विकास पे ये अति ज़्यादातर रिसर्च करता है। तो बोल रहा है कि ये फिनिंच आई थिंक पक्षी है, एक छोटा सा पक्षी है जो कि बोल रहा है कि पर विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो किस द्वीप पे जाके किया था, तो ये गाला पेगोस द्वीप पे, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। गाला पेगोस द्वीप, यहाँ पे जाके इन्होंने रिसर्च किया था चार्ल्स डार्विन। ये काफ़ी चर्चा में रहा था इंडिया में, इसलिए ये सवाल पूछा कि चार्ल्स डार्विन जो है कौन से द्वीप पे जाके फिनिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो गाला पेगोस द्वीप पर, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च को जो है मनाया जाता है ये विश्व उपभोक्ता। और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है जो कि 24 दिसंबर को। दो मतलब एक विश्व मतलब इंटरनेशनल लेवल जो कि 15 मार्च को, और एक राष्ट्रीय लेवल पे जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, ये कैलेंडर वाला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप देखिएगा तो हर एक एग्ज़ाम में इससे सवाल आने की संभावना रहती है। कैलेंडर वाला इम्पोर्टेंट डेट, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लिए या बताइएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो होगा तो इसी पे अपलोड कर देंगे वो ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको याद करने में आसान हो जाए। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्यौहार में जो है ये बैल की पूजा की जाती है, तो सही जवाब होगा बैल। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में बैल की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा, ये एक्चुअली क्या होती है कि ये तो छोटा जीव या अंडा में ही कुछ इस तरह का परिवर्तन किया जाता है, यानी कोशिकाओं की इस तरह का परिवर्तन किया जाता है कि वो कम एज में ही ज़्यादा बड़ा मतलब मेच्योर हो जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कि मुर्गी को जो है जितना टाइम में वो बढ़ता है नेचुरली, उससे कम टाइम में ही इंजेक्शन वगैरह दे के बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कायांतरण। वही पूछ रहा है कि मतलब उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया, मतलब ज़बरदस्ती वयस्क में बदलने की, तो कायांतरण प्रक्रिया द्वारा बदली जाती है। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होती है? तो राइबोसोम में होता है, तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? कंडारा। तो जानते होंगे कंडारा जो है हड्डी और पेशी को जोड़ती है, तो कंडारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति पूछ रहा है। तो पित्तीय रस का प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, तो इसका सही जवाब होगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है ये हार्वे, इसका पूरा नाम जो था ना कुछ विलियम हार्वे था। विलियम हार्वे इनका पूरा नाम था, और ऑप्शन हार्वे दिया है, तो हार्वे सही जवाब होगा कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियाँ होती है, तो कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 22 होती है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 22। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 22। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, नेक्स्ट PDF करते हैं, यदि एडजस्ट कर लेना दीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो आपातकाल हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है? एंड्रेलिनी को, तो सही जवाब होगा इसको एंड्रेलिन, जो इसका एंड्रेलिन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसी को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन यानी एक इंजेक्शन जो एक DPT करके एक इंजेक्शन टीका होती है, जिससे कि एक साथ तीनों रोग से बचा जाता है। तो तीन रोग कौन कौन से? तो उसमें आपका आता है काली खांसी को और क्या कहते हैं यार, पर्टूसिस भी कहते हैं, पर्टूसिस। हाँ, काली खांसी को जो पर्टूसिस भी कहा जाता है। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, ये तीनों रोग के लिए एक DPT करके कुछ टीका आती है, तो एक साथ एक लगाने से वो तीनों बीमारी के लिए काम करती है। तो इसलिए वो तीनों बीमारी कौन कौन सी है? तो काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, इसको याद कर लीजिएगा, तीन बीमारी का नाम। एक मिनट, अब सही है ना। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो जानते हैं कि भोपाल गैस दुर्घटना जो है काफ़ी बड़ी दुर्घटना हुई थी। आप लोग अगर देखे होंगे तो मतलब काफ़ी पहले हुई थी, बट ये देखने का सेंस है कि इसके बारे में जाने होंगे। अगला क्वेश्चन मतलब वही है कि किस गैस की वजह से हो? तो मिथाइल आइसो साइनेट। एक मिनट यार, तो मिथाइल मिथाइल साइसोसाइनाइड की वजह से होता है। ये काफ़ी ज्वलनशील होता है, ये गैस को मतलब एयर के कांटेक्ट में आने के साथ ही चलने लगता है, और ये गंधहीन होता है, कलरलेस भी होता है। उसके बाद जाके इसी गैस की वजह से हुआ था, तो इसको याद कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए डाला गया है। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो जानते हैं कि मौलिक इकाई आई थिंक 7 है ना, जैसे मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, किलोग्राम, केल्विन, कैंडेला, इस तरह से कौन नहीं है? तो क्यूब मीटर नहीं है, क्योंकि उसका बेसिक क्या होते हैं, मतलब मौलिक इकाई क्या होती है? मीटर होती है, क्यूब मीटर नहीं। तो इसका सही जवाब होगा क्यूब मीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सदिश राशि यानी
वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब जो है वो देखिएगा तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है, तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर वो विराम अवस्था में तो विराम में ही रहना चाहेगा, अगर कोई गति में तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर का फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो बोल रहा है कि जरूरत अधिकतम हो गया, यानी किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगी उसमें किस में ज़्यादा लगेगा। गेंद तो कोई छोटा बच्चा भी फेंक देता, कम ही लगेगी। साइकिल भी नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। ट्रक भी मतलब एवेचुअली देखिएगा तो रेलवे के कंपेरिजन मतलब कम ही लगेगा। तो सबसे अधिक जो है किस में लग सकती है, और रेलगाड़ी में तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। एक रेलगाड़ी में जरूरत अधिकतम होगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना, जैसे कि इसमें आपको पता लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी है इसी में लगेगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, आई थिंक आप लोग जानते हो, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल दिया हुआ है 60 न्यूटन और विस्थापन भी दिया हुआ है 10, तो 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600। तो 600 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। अगला क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ये फिजिक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी तक देखी जा सकती है, इसीलिए ये जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो किस वजह से, तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है इसके वजह से। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक पूछा जा रहा है। तो ऐसे जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 212 होती है, तो इसको याद रखना था 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न रंगों के समूह को कहते हैं। तो विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, फिजिक्स का लैंग्वेज पूछ रहा है, वर्णपट्टी कहते हैं इसको, वर्णपट्टी। तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा में। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है कि धारा की दिशा भी बदलती है और धारा का मान दोनों बदलता है, तो इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो दोनों बदलता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलती है। अगला क्वेश्चन है कि पल्सर होते हैं। पल्सर एक तारा है, मतलब तारा जो स्टार समझते हैं ना, वो तेज़ी से घूमने वाला एक तारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा, बहुत फास्ट घूमती है ये। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। तो कैथोड किरण ट्यूब किसका है, तो ये टेलीविज़न में यूज़ होता है, टेलीविज़न सेट का एक हिस्सा है, तो इसका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है कि 56 नंबर, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो ये किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, तो नील बोहर, इसका पूरा नाम जो है नील बोहर है, जो कि इसके बारे में बताया था कि जैसे सन के मतलब पृथ्वी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह जो है केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहती है, तो यही इसका सही जवाब होगा, नील बोहर ने यह थ्योरी दी थी। अगले क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। तो सापेक्ष साइज, तो अगर आपको साइज के बारे में पता होगी तो लिथियम से भरा होता है सोडियम और सोडियम से भरा होती है पोटेशियम, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि लिथियम से भरा पोटेशियम, पोटेशियम से भरा लिथियम से भरा सोडियम, सोडियम से भरा पोटेशियम, तो ये तीनों जो है सही मैच कर रही है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ये। सभी अम्लों का साझा तत्व है। तो सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन का कहा जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एक होता है और ये किसी से भी रिएक्शन कर जाती है, तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का साझा तत्व। अगला क्वेश्चन है कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के एक उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया किसकी उदाहरण है, तो ये शून्य क्रम की अभिक्रिया है। शून्य क्रम की अभिक्रिया में क्या होती है कि अभिकारक का जो सांद्रता होती है वो नहीं मतलब कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए पूछ रहा है कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो ये शून्य क्रम की अभिक्रिया की एग्जाम्पल होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा शून्य क्रम की। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना भी क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है, तो उसमें 6p हो जाएगा, यानी एक्सोथर्मिक, और एक होता है
और एक होता है ऊष्माशोषी यानी जिसमें एनर्जी देना पड़े। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो जब एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, परिवर्तन होती है, तो ये उपयुक्त सभी होती है, क्योंकि देखिए तो एक नया पदार्थ बनता है और फिर रासायनिक गुण भी उसका चेंज होता है, तो उपरोक्त सही आंसर इसका सही होगा। 1 मिनट। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिंसन्स प्रक्रिया कहलाती है। पेटिंसन्स प्रक्रिया में क्या होती है कि चांदी को जो है ना वो कांच शीशा से निकाला जाता है, निकालने की प्रक्रिया होती है। तो चांदी को जो है वो शीशा से निकालने की प्रक्रिया ही पेटिंसन्स प्रक्रिया कहलाती है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा चांदी। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा यूरेनियम। आप इसका हाल फिलहाल में सुने भी होंगे कि जम्मू कश्मीर में बड़े तादाद में यूरेनियम पाया गया है, न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है यानी ये रक्त होता है, जब रक्त में जो है WBC की मात्रा अधिक हो जाती है या उसमें जो संक्रमण को मारने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो उसके वजह से ल्यूकेमिया होती है। तो ये रक्त को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो सुपरसोनिक विमान जो है ये ओजोन मंडल को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ओजोन मंडल को। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी राशि कम घटती है। जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं तो ऊर्जा घटती है, इसीलिए जो देखिएगा तो 5-6 स्टेज से ज़्यादा नहीं जा पाती है। तो क्या होती है, जब एक चरण से दूसरे चरण में जाती है तो ऊर्जा घटती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है ये किस पे आधारित है, तो कृषि पे आधारित है, क्योंकि यहाँ ना तो उद्योग है और ना ही विदेशी निवेश, इसलिए इसका सही होगा कि कृषि पे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो बिहार का जो अधिकतम मिट्टी कौन सी तरह की है, तो कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी जो कहते हैं उसी का दूसरा नाम कछारी मिट्टी है। तो ज़्यादातर भाग देखिए तो जलोढ़ मिट्टी यानी कच्छादी मिट्टी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा कच्छादी मिट्टी, क्योंकि उत्तरी मैदान में देखिएगा नदी की वजह से ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी का ही पूरा मैदान है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की। तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। इसमें क्या है कि किसान को जो है लगभग 1 करोड़ के किसान को उसके लिए ऐसी सुविधा होगी कि साल में साल में 6,000 आई थिंक देने की बात की गई है कि 6,000 की साल दिया जाएगा। तो ये नमो शेतकारी महासम्मान योजना के थ्रू ही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया। तो हाल ही फिलहाल में जो मतलब जैसे 18 जोन है ना, तो कौन सा जोन ने जो है ये घोषणा क्या की, उसका जो इंजन का नामकरण है वो शहीदों के नाम पे किया जाएगा। तो उत्तर रेलवे दोनों ऑप्शन में, तो लगता है ये टाइपिंग एरर हो गई है, इसलिए दोनों ऑप्शन दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे यानी दोनों, बट ये टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ दोनों आपको एक ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो CIIL केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कर्नाटक के मैसूर में पड़ती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि इसका जो ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, तो साथ बने रहिएगा। क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जी गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। तो जी का मान सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के पास। तो सही जवाब होगा भूमध्य रेखा के पास। और सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ध्रुव पर। तो विषुवत रेखा से जब ऊपर या नीचे जाइएगा तो
का मान घटने लगता है इसी का। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ध्रुव पे होती है। ये तो 3 से याद रखना था आपको कि सबसे कम भूमध्य यानी विषुमत रेखा पे और सबसे अधिक ध्रुव पे। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है के कार्यकाल में कौन सा अति हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा का जो है, सती प्रथा को पाबंदी जो लगाया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही लगाया था 1829 में। और इसमें राजा राम मोहन राय का सहयोग रहा था भारतीयों में से। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसका उन्मूलन किया था? तो सती प्रथा का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो 2019 में तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये न्यूजीलैंड का कैप्टन था केन विलियमसन, ये जीता था। बट 2023 वाला लेटेस्ट वाला आपको याद रखना है। और 2023 का जो है अपना इंडिया टाइम का ही विराट कोहली जीता है 2023 का, जो कि आई थिंक कितने वो रन के लिए उसको मिला है शायद 765 रन वो हाईएस्ट मारे हैं शायद, इसके वजह से विराट कोहली का 2023 को प्लेयर ऑफ द मैच का दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोटक स्थल पोरक किस राज्य में स्थित है? तो ये पोरक जो है ये राजस्थान में पड़ता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दो बार जब परमाणु परीक्षण हुआ था, एक बार कब हुई थी 1974 में और 1999 में 2 बार हुई थी। तो दोनों यहीं राजस्थान के पोरक में ही हुआ था। तो यह स्थान आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में। और किसने किया था? CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये दोनों के द्वारा जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछ रहा है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। और प्रथम कब हुई थी? 1526 में। और द्वितीय 1556 में था द्वितीय, और तीसरा जो 1761 में। और किसके बीच हुई थी तीसरी लड़ाई? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अगला क्वेश्चन है, 1887 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 56वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये किया गया था। और ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट PCS में आया हुआ एक क्वेश्चन है ये कि 56वां संशोधन द्वारा जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पे था? तो 2020 का ये काफ़ी पुराना डाटा पूछा है। तो उस समय 94वां पे था। उस समय देखिएगा तो देश भी कम थे, मतलब देशों की संख्या जो थी वो कम थी, 107 देश ही था। बट अभी देखिएगा 1927 में तो टोटल 125 देश में जो 111वां स्थान पे है ये 2023 में। तो ये वाला डाटा याद रखिएगा, ध्यान में हो सकता है ये वाला पूछे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 सितंबर को। ये कैलेंडर वाला आपको कर ही लेना है अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 8 सितंबर को होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? जोगियों का देश मतलब ऐसा देश जो बाकी दुनिया से कटअप रखता है, उसके लिए ये एक अति दिया जाता है। क्या कहेंगे उसको यार, एक मतलब एक तरह से कहावतें हैं कि जोगियों का देश यानी बाकी दुनिया से कटअप रखने वाला देश, ये वही देश है उत्तरी कोरिया, जो कि किम जॉन्ग वाला के देश, या तो जोगियों का देश किसको कहा जाता है? उत्तरी कोरिया। इसका तो आप लोग इसी अच्छे से परिचित होंगे, किम जोंग है ना शायद वो उसका तानाशाह शासक का नाम, किम जोंग। अगला क्वेश्चन है कि देश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए किया गया था। पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस समझौते लास्ट टाइम जो है वो 22 अप्रैल 2016 को हुआ था। तो सही जवाब होगा 2016 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में पृथ्वी दिवस के अवसर पर।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा कि 2016 में लास्ट टाइम हुआ था पृथ्वी सम्मेलन पेरिस में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी पूछ रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे ये जो है ये नदी खास करके नाम के लिए अपना फेमस है, तो इसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और बाद में जो है गंगा की जो धाराएं बांग्लादेश में पद्मा बनती है उसी में आके मिल जाती हैं। तो और इसका पूछ रहा है कि सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ आपको नदी तंत्र में याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार पूछता है। पिछले बार कृष्णा नदी का पूछा था कि कौन सा जो है इसका सहायक नदी नहीं है, तो इसका जो सहायक नदी है तीस्ता है, ये दिबांग नदी है और सुबनसिरी नदी भी है और तीस्ता नदी भी है, लेकिन ये तमसा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, तो इसके लिए सही जवाब जो है तमसा नदी है। तो इसमें यही था, याद रखना था कि कौन कौन सी नदियाँ जो है इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के संसद को क्या कहा जाता है? तो पॉकेटिंग कहते हैं, जिसे अपने यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं ना, संसद। और अमेरिका का कांग्रेस होती है और पाकिस्तान का तो नेशनल असेंबली है। तो इसी तरह जो है पॉकेटिंग डेनमार्क वाले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ होनी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये 2024 वाला ध्यान रखिएगा, ये अगर आपके एग्ज़ाम से अगर पहले होता तो इससे काफ़ी एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, ये इसे आपको याद रखना। और 2028 वाला कब होनी है? तो वो कहाँ होनी है? तो अमेरिका में, क्योंकि ये बहुत पहले डिसाइड हो जाता है कि किस देश में होना है। तो 2028 वाला भी है जो वो अमेरिका में होना और 24 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये रहा 85 क्वेश्चन टोटल, बाकी आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन डला हुआ है, तो जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, पहले जीएस का देख रहे हैं। तो कैसी लगी क्लास आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला प्रैक्टिस सेट जो लाया जाएगा, तो आप लोग जुड़िएगा, ठीक है।